Hi, good morning friends. This is the 7th unit of midwifery chapter 18 थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो आज हम आपको बताएंगे कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इसमें लेबर का जो थर्ड स्टेज फीटस के जन्म के तुरंत बाद जब स्टार्ट होता है और जो प्लेसेंटा होता है उसके बाहर आने के साथ ही ये एंड हो जाता है। इसकी जो अवधि होती है वो प्रीमी ग्रेविडा या मल्टी ग्रेविडा दोनों में 15-15 मिनट की होती है। और जो ये स्टेज है उसको प्लेसेंटल स्टेज के भी नाम से जाना जाता है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में मुख्य 3 रूप से कुछ घटनाएं शामिल हैं। इसमें से पहले प्लेसेंटा का पृथक होना यानी सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, और दूसरा है आपका प्लेसेंटा का खिसकना यानी डिसेंट ऑफ द प्लेसेंटा, और तीसरा है आपका प्लेसेंटा का बाहर आना एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। तो इन तीनों को हम आपको बारी बारी से समझाएंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले प्लेसेंटा का पृथक होना, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ही प्लेसेंटा के पृथक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो और इसमें जो प्लेसेंटा है वो यूटेराइन वॉल से निम्न 2 मेथड द्वारा ये अलग होता है। और इसमें फर्स्ट ये है कि केंद्रीय पृथक्करण यानी कि सेंट्रल सेपरेशन, तो ये बीच में होता है। और जो भी है आपका कि कोर पृथक्करण यानी कि मार्जिनल सेपरेशन, तो ये किनारे से होता है। जो आपका केंद्रीय पृथक्करण है सेंट्रल सेपरेशन, इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। तो इस प्रकार का जो सेपरेशन होता है तो प्लेसेंटा में अपने केंद्र से सेपरेट होता है, ठीक है। और ये पृथक्करण के दौरान ये यूटेराइन साइनस से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर प्लेसेंटा के पीछे जो एकत्रित हो जाता है जो मतलब जो ब्लड है उसे रिप्लेसेंटल हीमेटोमा कहते हैं। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बढ़ने के साथ साथ ही पृथक्करण की क्रिया भी बढ़ती रहती है। और इसमें जो पृथक हुए यानी कि अलग हुए प्लेसेंटा तथा इसके पीछे जो ब्लड इकट्ठा होता है कलेक्ट होके, तो उसकी जो पृथक्करण की क्रिया है तो उसको और तेज कर देते हैं। प्लेसेंटर के जो सेंट्रल सेपरेशन की विधि को शेयर स्पाइन मेथड कहते हैं। और जो बीक मार्जिनल सेपरेशन है यानी कि कोर पृथक्करण, तो उसमें मार्जिनल सेपरेशन जो होता है वो सेंट्रल सेपरेशन की तुलना में अधिक पाया जाता है, ठीक है। और इसमें प्लेसेंटा अपने मार्जिन से पृथक होकर स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से लगभग 20 सेंटीमीटर या 8 इंच क्षेत्र से आपका जुड़ा रहेगा उसमें। और 4 पॉइंट इसमें यह है कि प्लेसेंटा इलास्टिक होता है और जिसके कारण ये यूटेराइन वॉल में आकर भी उसके आने की कमी के साथ ही प्लेसेंटा में ब्लॉकिंग प्रारंभ हो जाती है और यूटेराइन वॉल जो है उसको पूर्णतः पृथक हो जाती है। निम्न लक्षणों के द्वारा इस बात को कन्फर्म किया जा सकता है कि प्लेसेंटा कैविटी से पृथक हुई है अथवा नहीं, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कि वजाइनल ब्लीडिंग की उपस्थिति प्लेसेंटा के पृथक होने को इंगित करता है। दूसरा है कि नाभिनाल के वल्वा को बाहर स्थिति भाग की लंबाई बढ़ने लगती है। फिर तीसरा है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर एक कोमल उभार की उपस्थिति इस बात का प्रतीक होता है कि प्लेसेंटा के और फंडस से पृथक हो चुकी है, ठीक है, तथा गर्भाशय खंड में स्थित हो जाती है। चौथा पॉइंट ये है कि जब फंडस को सावधानी पूर्वक पकड़ लेंगे तो उसको हल्का सा उठाने पर जो नाभिनाल जो अम्बलाइकल होता है उसे बाहर से अंदर की ओर खींचता है। तो इसका मतलब ये है कि प्लेसेंटा अभी भी पृथक यानी कि अलग नहीं हुआ है। यदि बाहर से अंदर की ओर नहीं जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्लेसेंटा गर्भाशयी दीवार से पृथक हो चुकी है। और जो झिल्लियों का पृथक्करण होने में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तथा डिसेंट ऑफ द प्लेसेंटा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और इसमें सेकंड ये कि प्लेसेंटा का नीचे खिसकना यानी कि डिसेंट ऑफ द प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा का यूटेराइन वॉल से पृथक हो जाने के बाद यानी कि अलग हो जाने के बाद ये जो धीरे धीरे नीचे की ओर जब खिसकना प्रारंभ हो जाता है
तो ये लोअर यूटेराइन लोब में आ जाता है, जिसमें से निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें अचानक वजाइना से ब्लीडिंग होगा, और सेकेंड है कि अम्बलाइकल कॉर्ड का लंबाई बढ़ जाना, और आपका थर्ड ये है कि यूटेराइन यूट्रस की जो आकृति है वो ओवल शेप से ग्लैबुलर हो जाना, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि प्लेसेंटा का बाहर निकलना। तो एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के गर्भाशय जो यूटेराइन वॉल से पृथक हो जाने के बाद ये धीरे धीरे वजाइनल ट्रैक्ट से बाहर निकल जाती है। जैसे कि यदि जिसे प्लेसेंटा स्पॉन्टेनियस स्वतंत्र बाहर नहीं निकलती है तो इसे मैनिपुलेटिव प्रोसेस द्वारा इसे बाहर निकाल लिया जाता है। और कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग के बारे में जान लेते हैं। तो रक्तस्राव का नियंत्रण, तो इसमें प्लेसेंटा का पृथक हो जाने के बाद यूटेराइन साइनस को खुल जाने के कारण अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे कि महिला की मृत्यु हो सकती है। और इसमें निम्न 3 कारक ब्लीडिंग को प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूटेराइन न्यूक्लियस के बीच पाई जाने वाली जो वेसल्स होती है उसे रिट्रैक्शन के कारण वो दब जाती है, जो ब्लड वेसल्स के लिए क्लैंप बंधन का कार्य करती है, और यह रक्त को रोक देते हैं। जो दूसरा पॉइंट है कि जो प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद जब प्लेसेंटा वाले स्थान पर दबाव पड़ता है तो ब्लीडिंग को रोकने में सहायक होता है। और तीसरा पॉइंट है कि प्लेसेंटा के पृथक्करण यानी कि अलग होने के दौरान तथा ब्लड क्लॉटिंग बनने की क्रिया को सक्रिय हो जाती है तो ब्लीडिंग को रोकने में ये सहायक हो जाता है। अब मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक होता है आपका एक्टिव मैनेजमेंट। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ये होता है कि जब प्लेसेंटा स्वतः ही पृथक हो जाती है, यानी खुद से जब अलग हो जाता है तो वो स्वतः ही बाहर आ जाता है, और इस दौरान किसी भी प्रकार की प्रबंधन की मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इस दौरान केवल महिलाओं को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट है कि यदि प्लेसेंटा का निष्कासन नहीं हुआ होता है तो ब्लीडिंग मतलब एब्सेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में लगभग 10 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए, और जब ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आए तो महिला को फोर्स लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और यदि उक्त प्रयासों के बावजूद भी अगर प्लेसेंटा का बाहर नहीं मतलब वो निकल पाए तो उसके लिए डिलीवरी के टाइम एनेस्थीसिया का यूज़ किए जाने के कारण जो स्पॉन्टेनियस है एक्सपल्सन संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में असिस्टेंस को एक्सपल्सन विधि द्वारा यूज़ किया जा सकता है। तो एक कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा फंडल प्रेशर। तो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसे एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद महिला में ऑक्सीटोसिन ड्रग्स जैसे कि सिंटोमेट्रिन 1 ml IM दी जाती है, और इस विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा ये कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन तभी करना चाहिए जब पर्याप्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पर्याप्त उपस्थित हो, ठीक है। और आपका चौथा है कि सिंटोमेट्रिन देने के बाद नियंत्रित कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि इस मेथड द्वारा ब्लड लॉस कम होता है और यह एक सेफ मेथड होता है। और 6 पॉइंट है कि अम्बलाइकल कॉर्ड का मेंटरन सिरा आर्टरी फोर्सेप्स की सहायता से बांध दिया जाता है, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड की हथेली है उस पे वाली सतह पे जो एब्डोमेन पर ऊपरी तथा निचले गर्भाशय खंड के मिलने पर मतलब जिसका जो बिंदु होता है लास्ट पॉइंट पर उस पर रख दिया जाता है। और सामान्यतः सिम्फाइसिस प्यूबिक के ऊपर जो अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आने पर ऊपर की ओर तथा पीछे की ओर धक्का दिया जाता है, जबकि दाएं हाथ से बांधी गई जो नाल है उसको धक्का दिया जाए उसको मतलब धीरे धीरे पीछे की ओर खींचा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉर्ड को अत्यधिक बल
और झटके के साथ नहीं खींचना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और 8 पॉइंट ये कि ये जो प्रक्रिया करने के बाद 30 से 40 सेकेंड के अंदर प्लेसेंटा के को बाहर नहीं आता है तो इस प्रक्रिया को रिपीट नहीं करना चाहिए और इसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसका वेट कर सकते हैं हम। और 9 पॉइंट है कि जब भी प्लेसेंटा बाहर आ जाए तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि कंप्लीट प्लेसेंटा का मेम्ब्रेन डिलीवरी हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो बहुत सारे पॉइंट है जिसको हम शॉर्टकट में आपको समझा दिए, बट ये बहुत लॉन्ग है। और सेकेंड ये कि फंडल प्रेशर, तो जब बेबी प्री मैच्योर है तो इस कंडीशन में यह विधि उपयोगी होती है क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड को भी प्री मैच्योर कर सकती है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है कि फंडल प्रेशर का जब यूज़ तभी करना चाहिए जब यूटेराइन वॉल से पृथक हो चुकी है तो, और इसमें जो निचला गर्भाशय खंड में निश्चित हो जाती है। और इस मेथड में जो है लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर्स को आपको उसके पीछे मतलब फिंगर्स को पीछे रख के और अंगूठा जो है उसको सामने की ओर रख कर धक्का दिया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए उसी समय प्रेशर लगाया जाना चाहिए जब यूट्रस हार्ड हो, ठीक है। तो इस पॉइंट का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे ही प्लेसेंटा वजाइनल इंटीरियर से बाहर निकलना है तो इसमें फंडस पर दबाव डालना बंद कर दिया जाता है और जो प्लेसेंटा है वो पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। अब एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एंड कॉर्ड, यानी कि प्लेसेंटा, झिल्लियों तथा नाभिनाल का परीक्षण। तो इसमें इसका परीक्षण कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। इसका परीक्षण इसके लिए इसलिए करना चाहिए कि ये कंफर्म किया जाए कि इनका पूरा भाग यूट्रस से बाहर निष्कासित हो चुका है कि नहीं, मतलब निकल चुका है कि नहीं। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का परीक्षण इसमें कैसे करते हैं। इसमें 2 सरफेस होता है, तो एक होता है आपका मैटरनल सरफेस और एक होता है आपका फीटल सरफेस। तो मैटरनल सरफेस की बात करें तो मैटरनल सरफेस का परीक्षण जो होता है प्लेसेंटा को हथेली पर रखकर करना चाहिए, जिसमें से 15 से 20 लोब्स दिखाई देना चाहिए और उनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। और जो हमारा वो है लेबर के अंतराल पे, इसका मतलब ये होता है कि प्लेसेंटा का कुछ टुकड़ा जो होता है वो यूट्रस के अंदर ही रह गया होता है। जो लोब्यूल्स होते हैं ना उसके अंदर जब उसमें गड्ढा खड्डा टाइप का हो तो उसका अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका हम बारीकी से अवलोकन करेंगे। और उसमें अगर कुछ टुकड़ा अंदर ही रह जाता है, अगर हम उसको बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो इसका ऑब्जर्वेशन वैसे किया जाता है। और फीटल सरफेस में ये होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़कर प्लेसेंटा का मेम्ब्रेन को उल्टी छाती की तरह लटकाया जाता है और इसके बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आपका प्लेसेंटा में इंसर्शन की स्थिति में परीक्षण किया जाता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स को अम्बिलिकल कॉर्ड से गुजरकर प्लेसेंटा के सिरों में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है, वैसे दिखाई देती है, ठीक है। सेकेंड ये कि एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि झिल्लियों का परीक्षण किस तरह करेंगे। तो इस परीक्षण में एमनियन और कोरियन को पूर्ण होने चाहिए, इसमें यही एक पॉइंट है मेन। और थर्ड एग्जामिनेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि अब नाभिनाल का परीक्षण। तो इसमें 2 आर्टरी और एक वेन होती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर एक आर्टरी गायब है तो इसमें न्यू बॉर्न में कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जैसे कि कोई भी बॉडी में नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज तभी होती है जब उसमें से कुछ चीज़ें गायब होती हैं, ठीक है। और अब भी है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें ए है महिला में
यूटेरोनिक ड्रग्स देना। तो महिला को यूटेरोनिक ड्रग्स इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IM या टैबलेट जो होता है मिसोप्रोस्टोल वो 600 माइक्रोग्राम एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है। और ये जो ड्रग्स होता है प्लेसेंटा के ईयरली फ्लैक्शन में सहायक होती है और PPH की संभावना को भी कम करती है। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन भी किया जाना चाहिए। यूट्रस को हार्ड करने के लिए यूट्राइन मसाज की जानी चाहिए। और इसमें प्लेसेंटा का जो मैनुअल निष्कासन होता है थर्ड स्टेज का जो ये मैनेजमेंट है, ये दूसरा मैनेजमेंट है। बेबी की डिलीवरी के तुरंत बाद सेकेंड स्टेज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि यदि सेकेंड बेबी नहीं है तो इसमें जो फीमेल होते हैं उनको यूटेरोनिक ड्रग्स जैसे इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन और टैब मिसोप्रोस्टॉल 200 mg 3 बार टैबलेट मुंह में देना चाहिए। और इसमें इस नेक्स्ट है कि कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन तभी होना चाहिए जब स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मौजूद हो। और नेक्स्ट है कि वजाइनल योनि द्वार से होते हुए प्लेसेंटा को बाहर निकालना चाहिए। और नेक्स्ट है कि यूट्रस को हार्ड बनाने के लिए मसाज करना चाहिए। और नेक्स्ट है लोअर वजाइना और पेरिनियम का किसी भी इंजरी की स्थिति के लिए परीक्षण करना चाहिए। और लास्ट है कि प्लेसेंटा का परीक्षण करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।